नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में करीब 4 महीने के बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में बंगाल का सियासी माहौल बेहद गर्म हो चला है। बीजेपी और टीएमसी के बीच मचे घमासान के बीच अब बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है, जिसने बंगाल की सियासत को टेढ़ा कर दिया है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ओवैसी की एंट्री से ममता बनर्जी को कितना नुकसान होने वाला है, वहीं बीजेपी इससे कितने फायदे में रहेगी, क्योंकि अब बीजेपी के बाद ममता के निशाने पर ओवैसी हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बुखार चढ़ना शुरू हो गया है। ममता बनर्जी और बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियों के बीच अब एआईएमआईएम की भी इस सियासी दंगल में एंट्री हो चुकी है। बिहार विधानसभा में मिली जीत से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल चुनाव में भी उतरने का ऐलान किया था, तो आज इसकी शुरुआत कर दी। ओवैसी बंगाल के हुगली शहर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से आगामी चुनावों को लेकर की जा रही तैयारियों पर बातचीत की। ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ दरगाह पर जाकर जियारत की दुआ की, तो ममता पर जमकर निशाना साधा। भाई, आप बीजेपी को तो रोक नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर इतना लोग उनके पार्टी से भाग रहे हैं, हमसे पूछ के जा रहे क्या? वो तो उनको बताना पड़ेगा क्यों छोड़ रहे हैं ममता को लोग। यहाँ बीजेपी 18 MP जीत गए। कैसे जीती? क्या आप सौदा कर लिए थे? बिहार का एम्पिरिकल एविडेंस है कि 20 सीट्स पर एमआईएम ने कंटेस्ट किया, 5 हम जीते, 9 पर गठबंधन जीता, कांग्रेस आरजेडी के लोग, 6 सीट पर एनडीए जीता। इसके बावजूद बीजेपी कैसा गवर्नमेंट बनाया वहां पर? इसके बारे में सोचना है। तो ये इल्जाम झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ओवैसी के बंगाल में एंट्री के अटकलों के साथ ही दीदी ने उन पर हमले तेज कर दिए थे। कूच बिहार की रैली में दीदी ने बगैर ओवैसी का नाम लिए इशारों में बीजेपी से पैसे लेने का संगीन आरोप लगाया था। बीजेपी का যে টাকা নেয় একটা দল আছে, হায়দ্রাবাদে তাদের বাড়ি, এখানে বাড়ি নয়। তারা এখানে এসে মিটিং করে বলছে আমি তোমাদের প্রোটেকশন দেব, এই ভুলটা করতে যাবেন না সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা। যেমন হিন্দু ভাই বোনেরা উগ্র রাজনৈতিকবাদের কাছে, উগ্র হিন্দুবাদের কাছে মাথা সমর্পণ করবেন না। ममता की सबसे ज्यादा टेंशन मुस्लिम वोट बैंक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 27% है। यही कारण है कि ओवैसी को यहाँ ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो वहीं ममता की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि ये मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा टीएमसी को जाता है। इसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है। मुस्लिम वोट कैसे ओवैसी की गणित तैयार करते हैं, इसका अंदाजा बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा था, जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ओवैसी की पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। ओवैसी के अलावा ममता के सामने दूसरी चुनौती टीएमसी के बागी नेता हैं, जो एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी अपनी जो लाइन था, माटी मानुस का नारा था, उसके खिलाफ काम कर रहा है। भतीजाबाद चल रहा है। एक एजेंसी को लाकर पार्टी का दिग्गज नेता उसके ऊपर भी हस्तक्षेप कर रहा है। सबको कर्मचारी, एम्प्लॉय बना दिया। इसलिए जिसका अंदर थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये टीएमसी नहीं करेगा। बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल को लेकर कमर कस रखी है। दिग्गज नेता बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। 9 जनवरी को एक बार फिर नड्डा 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। पिछले दौरे पर नड्डा के काफिले पर हुए हमले ने पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया था। वहीं इसी महीने अमित शाह भी 2 दिन का पश्चिम बंगाल दौरा करेंगे। ऐसे में अप्रैल मई महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव में दीदी की राह आसान नहीं है। बीजेपी को लगातार टारगेट कर रही दीदी के सामने ओवैसी की एंट्री ने नई चुनौती पेश की है, जहां उन्हें अपने वोट बैंक पर सेंध लगने का डर सता रहा है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और हुगली से भोलानाथ के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे पश्चिम बंगाल को लेकर ओवैसी ने प्लानिंग अपनी तेज कर दी है। चुनाव को लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। ओवैसी का मिशन बंगाल क्या है, इस पर ओवैसी से बातचीत की है हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। सुनिए। हैदराबाद से महाराष्ट्र, बिहार से अब बंगाल, क्या है असदुद्दीन ओवैसी के प्लान्स और एआईएमआईएम के प्लान्स अब बंगाल के चुनाव के तहत? कैसे है नजर बंगाल के चुनाव पर?
हमारी पार्टी तो यकीनन आने वाले असेंबली के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। इसीलिए मैं आज जब मैं कोलकाता पहुंचा तो मैं फुरफुरा शरीफ गया था और वहां पर जाकर हमने फुरफुरा शरीफ में जो अबू बकर सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है वहाँ पर गया। फिर वहाँ पर पीरज़ादा अब्बास सिद्दीक़ी साहब से मेरी बातचीत हुई और हमने फैसला लिया कि असेंबली के इलेक्शन में हम लड़ेंगे और अब्बास सिद्दीक़ी साहब के साथ ठहरेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। कितनी सीट पर लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़े हैं और आपने भी बंगाल में चुनाव नहीं लड़े हैं। तो हर चीज़ के लिए पहली बार होना चाहिए ना, ऑलवेज द फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। तो लड़ेंगे। फिर तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि हाथ मिला लें, ऐसा कोई वादा या इरादा है आपका टीएमसी के साथ? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं हुई है, मगर अब देखेंगे। ये हम अब्बास सिद्दीक़ी साहब आने वाले दिनों में कुछ फैसला लेंगे, वो आपको भी पता चलेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बंगाल में 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोट हैं। जब एक तरफ कांग्रेस, लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस और आप भी रहेंगे, क्या मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव बंगाल में? सबसे पहली बात यह है कि आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही हैं, भाई हिंदू भी हैं, ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट हैं, दूसरे कम्युनिटीज़ के भी वोट हैं। तो इस सब की नज़र से मुस्लिम वोट पे क्यों होती है? तो भाई हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर इलेक्शन लड़ेंगे और सबका वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब रहा सवाल कि ये तो जनता के हाथ में है, किसको वोट दें ना दें, तो ये है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा लगातार हुई है। कई बार आपके कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को भी मार का सामना करना पड़ा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हमारे कई कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में डालकर एनडीपीएस एक्ट में कई महीने जेल में रहना पड़ा। मगर ये इंशाअल्लाह ताला देखिए, हर जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, चाहे किसी सरकार का हो। जुल्म का खात्मा होगा और इंशाअल्लाह ताला जो कोई भी जुल्म करेगा वो जुल्म ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। बड़ी चुनौती कौन, बीजेपी या टीएमसी, और बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी मैं तो आपसे कहा हूँ ना कि हम अब्बास सिद्दीक़ी साहब के साथ हैं। अब्बास सिद्दीक़ी साहब आने वाले दिनों में एक फैसला लेंगे और उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे हम लोग। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, टीएमसी या बीजेपी, किसके खिलाफ? अभी अरे जब इलेक्शन लड़ेंगे तो सबसे लड़ना पड़ेगा। तो मैं तो पिक एंड चूज नहीं कर सकता ना मेरा अपोनेंट कौन होगा। जहां एक और अपोनेंट कौन होगा तो वहीं दूसरी ओर ये भी फैसला होगा कि लड़ाई कितनी गंभीर होगी। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। तो असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान और हिंदुओं दोनों के लिए लड़ेंगे। खासतौर से अपर कास्ट के ब्राह्मणों की बात करते हुए यहां पर असदुद्दीन ओवैसी नजर आए। बिहार की जीत से उत्साहित हैं और पश्चिम बंगाल पर अब उनकी टेढ़ी नजर है। किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, क्या बीजेपी को फायदा कर जाएंगे, जैसा कि बिहार में देखा गया और बाद में विश्लेषकों ने भी इस बात को माना। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। विवेक गुप्ता जो कि स्पोक्स पर्सन है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के, वो हमारे साथ फॉर्मर एमपी भी हैं राज्यसभा के, आपका स्वागत है। शहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। सुनील चोपड़ा जी लीडर सीपीआईएम के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अली कादरी साहब जो कि चेयरमैन है सीरत यूएन नबी एकेडमी के, और प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत करते हुए सबसे पहले विवेक गुप्ता जी आपका रुख करते हुए, बीजेपी के अपोजिट जो भी पार्टी रहती है उसका नुकसान करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। आज तक का कम से कम उनका जो चुनावी इतिहास रहा है वो यही बताता है। क्या करेंगे फिर आप लोग बंगाल में? देखिए, हम बंगाल का चुनाव हमारा जो काम है 10 साल का, हम उस काम के ऊपर में बंगाल की जनता के पास जाके सम्मुख होकर उनसे उनका वोट मांगेंगे कि 10 साल में जो दीदी की सरकार ने, जो पश्चिम बंगाल सरकार ने काम किया है, आज 34 साल के सीपीएम के राज के बाद में, जहां ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब शब्द उन्होंने सुना भी नहीं था, और लास्ट 10 साल में ग्रोथ और डेवलपमेंट छोड़ के यहाँ कुछ नहीं हुआ है, तो हम काम पर वोट मांगने जा रहे हैं। रहा बात, मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चाहे बीजेपी हो चाहे ओवैसी जी हो, धर्म की राजनीति कर रहे हैं और हम लोग धर्म निरपेक्षता की राजनीति करते हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि यहाँ का जो आदमी है, पश्चिम बंगाल का जो जनता, पढ़ा लिखा आदमी भी हो चाहे किसी भी तरह का आदमी हो, वो ग्रोथ चाहता है, राजनीति नहीं चाहता। ठीक है, जवाब दीजिए शहनवाज हुसैन जी। धार्मिक आधार पर आप लोग बंटवारे की कोशिश करते हैं और आप तो बड़े खुश होंगे असदुद्दीन ओवैसी बिहार में फायदा पहुंचाने के बाद अब बंगाल पहुंच गए। नहीं, बिहार में हमें कोई फायदा उन्होंने नहीं पहुंचाया। वो किशनगंज लोकसभा, जहां का मैं सांसद रहा हूं, जो आज की लोकसभा है, वहीं पर वो एक सीट जीते, और उसी पुरानी लोकसभा की एक
सीट वो वहाँ जीते थे, एक ज़िले तक ही सीमित वो रहें। और वहाँ पर जिस तरह की उन्होंने राजनीति की और जिस तरह एनडीए के लोग वहाँ पर मजबूती से लड़े, लेकिन उस बेल्ट में हम कभी कभी जीते हैं। जैसे आज़ादी के बाद एक बार ही लोकसभा हम जीते थे, वो मैं वहाँ से जीता था। उसके बाद से हम वोटों का बंटवारा कर दिया ना, आप तो मान के चलते हैं कि मुसलमान जीते। बीजेपी को वोट नहीं करता, ऐसे में मुस्लिम वोटों का अगर वो बंटवारा कर देंगे और अपनी ओर खींच लेंगे तो जाहिर तौर पर उनको फायदा होगा। देखिए, हमने कभी नहीं कहा, ना हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमें सब समाज का वोट मिलता है, लेकिन हम तुष्टीकरण के राजनीति के खिलाफ हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान आप दिखा रही थी, वो कह रहे थे कि हम हिंदू की भी चिंता करेंगे। उनकी चिंता की जरूरत नहीं है, उनकी पार्टी का नाम ही है कुल हिंद मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों की पार्टी। वो एक नई मुस्लिम लीग है जो बंटवारे की राजनीति यहाँ कर रही है। वो रजाकारों से निकली हुई पार्टी है। वो पार्टी कहीं जाए, भारतीय जनता पार्टी, और उनका कोई रिश्ता नहीं है। हम उनके काम लड़ने से हमें कोई फ़ायदा होगा ऐसा ना हम मानते हैं, ना हम लेना चाहते हैं। हम तो ये मानते हैं कि बंगाल की जनता माँ माटी मानुष की राजनीति की जगह गोली बम बारूद की राजनीति से पीड़ित हो गई है। वहाँ के लोगों को बदलाव चाहिए। वहाँ भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। और जो बंगाल के लोगों को जिस तरह से तबाह और बर्बाद किया गया है, आज वहां पर कोई पार्टी नहीं है चित्रा जी, गुप्ता जी, न हिम्मत है कांग्रेस में न कम्युनिस्टों में। लड़ रहा है कोई ममता जी के जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। हमारे साथ हम 100% वोट में जाएंगे। ठीक है, 10 सालों के शासन की उपलब्धियां गिनाकर आप जरूर जा रहे हैं मैदान में, लेकिन कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि रही है नहीं, और बीजेपी ही बड़ी चुनौती बनने वाली है ममता बनर्जी के लिए। चित्रा जी, मैं सिर्फ 2 बातें बहुत जल्दी से कहना चाहूंगा। ओवैसी जी के खुद के पार्टी से पाशा जी ने अभी उनका साथ छोड़ा, ये कहते हुए कि वहां सारे बीजेपी का काम होता है। तो मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी पार्टी के, ओवैसी जी के पार्टी के लोग कह रहे हैं। दूसरा, पश्चिम बंगाल सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, जब हम लोग सरकार कोई काम करती है तो पूरे, जैसे दीदी पूरे 11 करोड़ जनता के लिए काम करती है, उसमें भेदभाव करने का कहीं कोई स्कोप नहीं रहता कि हम कोई तुष्टीकरण करें। अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है, आज शहनवाज भाई हमको ये बताएं यहाँ पे, जब प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, जो स्कीम निकालते हैं वो 130 करोड़ भारतीयों के लिए होती है। इसी तरह जब ममता बनर्जी कोई काम करती है तो 11 करोड़ बंगाली जनता के लिए होती है। यहाँ तुष्टीकरण का कहीं स्कोप ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। बीजेपी तो कहती है ना कि केंद्र से जो योजनाएं बनाई जाती हैं पश्चिम बंगाल जाते जाते वो रेलगाड़ी रोक देती है ममता बनर्जी, और बार-बार 70 लाख किसानों का हवाला भी दे रही है बीजेपी। हाँ बोलिए शहनवाज जी। वहाँ दुर्गा जी की उस टाइम में यात्रा निकालने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। भ्रम यह है कि वहाँ पर आप मालदा हो या मुर्शिदाबाद का इलाका हो, आप एक समाज की चिंता करते हैं। सीखिए बीजेपी से, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप लोग वहाँ ये समझते हैं कि ये वोटर आपके हैं और वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। हम ये नहीं कह रहे कि समाज के हर वर्ग के लिए काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने किसानों के लिए कहाँ काम किया? जो किसानों के अकाउंट में पैसा जाना था आपने रोक दिया। हेल्थ इंश्योरेंस जो मिलना था आपने सबका रोक दिया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको वो हेल्थ इंश्योरेंस हम दे रहे थे, आपने वो नहीं देने दिया। आप लोग जिस तरह की सियासत वहाँ पे कर रहे हैं, बंगाल की जनता को विकल्प एक ही है। और आप लोग हर बार कहते हैं कि बीजेपी कुछ नहीं है। लोकसभा के चुनाव से पहले भी कहते थे, तो हम 18 सीट जीत कर आए विवेक जी, आपने देखा। और इस बार लोगों ने मन बना लिया है। दीदी बिल्कुल, ने ये बात जैसे भाई भतीजा बात किया, वैसे बंगाल में नहीं थे, तब बीजेपी अगर 42 में से 18 सीटें जीत जाती है तो बड़ी चुनौती। आप लोग क्यों आरोप लगाते हैं विवेक गुप्ता जी? उसके बाद संगीत रागी जी और मौलाना अली कादरी में आ रही हूँ आपके पास। सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। 2019 में तो वहां पर थे नहीं असदुद्दीन ओवैसी, और 42 में से कितनी सीटें 18 जीत ली बीजेपी ने। तो फिर आप लोग क्यों आरोप लगाते हैं कि पैसे लेकर हैदराबाद की एक पार्टी आती है पश्चिम बंगाल में और वो बीजेपी को जिताने का काम करती है, वोटों का बंटवारा करके मुसलमानों का? मैं चित्रा जी सबकी याददाश्त दुरुस्त कर दूं, 2019 के चुनाव में भी ओवैसी जी कैंपेन कर रहे थे। उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिए थे, मगर वो कैंपेनिंग पूरे राज्य में कर रहे थे। और 2019 की अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो बंगाल में कहाँ गए थे, कहाँ उन्होंने भाषण भी दिया और किस किस कैंडिडेट को सपोर्ट भी किया था। रही बात, अरे उनकी पार्टी से तो कोई नहीं उतरा था ना विवेक जी। वो नहीं, वो तो देखिए पार्टी से उतरे चाहे मैसेज दे, उनके भाई जो भी उनके सपोर्ट करने वाले हैं उनको मैसेज तो चला ही गया था ना कि क्या करना है नहीं करना।
रहा बात यहाँ पे शहनवाज भाई ने किसानों की बात उठाई, हेल्थ इंश्योरेंस की बात उठाई। मैं ये जानना चाहता हूं कि हम एक भारतीय संविधान में एक फेडरल ढांचे में रहते हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके, एक संघीय ढांचे को बाईपास करके काम करना पड़ रहा है उनको? अरे भाई, अगर हमने कोई चोरी चकारी हुआ तो आप उसकी जांच कर लीजिए, उसको एक्सपोज करिए, स्कैम कर, इन्वेस्टिगेशन। आप तो रोज यहाँ पे केंद्रीय जांच एजेंसी भेज रहे हैं। आज बंगाल में लगता है पूरे भारत में कहीं कोई क्राइम नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत की जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां सारे के सारे बंगाल में एक्टिव हो रखी है। ठीक मतलब है, सारा चलिए अब जितना बाकी गड़बड़ लोगों को घोटाला मैं ले यही आती हो हूँ। रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने उसके आज बाद तक से बातचीत की है नहीं, और मैं तो आपकी ये पार्टी कह को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया है। बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं विवेक गुप्ता जी टीएमसी को लेकर, उस पर जवाब आप दीजिएगा। लेकिन संगीत रागी सीधे आपका रुख करते हुए, मतलब आप लोग भी खुश, शहनवाज हुसैन जी भले ही इनकार कर रहे हो कि नहीं नहीं असदुद्दीन वैसे हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाते, लेकिन बिहार तो एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करके गया, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने बिहार में आरजेडी को पहुंचाया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरा का पूरा महागठबंधन 110 सीटों के आसपास सिमट गया। वही स्थिति आप लोग बंगाल में भी देख रहे हैं। देखिए चित्रा जी, जो भी व्यक्ति राष्ट्र के लिए भस्मासुर साबित हो उसको भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं खड़ा कर सकती है। कांग्रेस को ऐसे भस्मासुर पालने की आदत बनी हुई है, और ओवैसी को जो बड़ा किया, इस रूप में लाया, वो कांग्रेस पार्टी ने ही लाया था। दूसरी बात, ओवैसी कहीं भी जाए वो भारतीय राजनीति के लिए और भारतीय राष्ट्रवाद के लिए खतरनाक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके बंगाल जाने से खुश हो, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा शहनवाज भाई कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी पार्टी वहां इसलिए जा रही है ताकि मुसलमानों को गोलबंद किया जा सके, 30% मुसलमानों को गोलबंद करके अपनी वो राजनीतिक दमखम बंगाल में साबित कर सकें। और इससे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। जो सबका साथ सबका विश्वास की बात कर रहा है, यदि मुसलमानों को वहां पर कॉम्युनलाइज करके पोलराइज करते हैं वो, तो ये देश की राजनीति के लिए बड़ा खतरनाक होगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, गुप्ता जी कह रहे थे संघीय ढांचे को साहब नहीं ये किया गया है। संघीय ढांचे के अंतर्गत ही दोनों योजनाएं जो थी भारत सरकार की वो थी, और संघीय ढांचे के अंतर्गत ही एक नहीं ऐसी कई योजनाएं भी थी। आपने देखा होगा कि इतने सारे जो अकाउंट खोले गए थे वो किस लिए खोले गए थे? इसीलिए खोले गए थे ताकि डायरेक्ट उनको ये गया कट मनी नहीं सरकारों के पास चले जाए, ब्यूरोक्रेट्स के पास कट मनी नहीं चले जाए। और एक बात, अंतिम बात कर रहा हूं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए, आप धर्मनिरपेक्षता की बात तो आप नहीं कहें, आप राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल के अंदर बताना कि राष्ट्र के सुरक्षा के साथ कितना बड़ा आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। क्योंकि इन्हीं बांग्लादेशियों के पूर्वजों ने इस देश का भारत विभाजन किया था, नोआखाली किया था, और उन्हीं नोआखाली के संतानों को आपने फिर यहाँ बुलाया तो बसीरघाट उन्होंने कर दिया, मालदा उन्होंने कर दिया। हाँ। एक अंतिम बात, 2 सेकंड और ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे कहने पर लोगों को खाल खींचने के लिए कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात करता है कि जय श्री राम कर देंगे तो हम, जय श्री राम कहोगे तो हम तुम्हारी खाल की और चमड़ी उगेड़ लेंगे, और यदि अल्लाह अकबर होता है नारा होकर के, यदि पुलिस का यदि जला दिया जाता है। विवेक गुप्ता जी इसका जवाब देंगे, विवेक जी आप दीजिएगा, लेकिन उसकी पहले मैं जल्दी से मैं रोक कर लेती हूँ मौलाना अली कादरी साहब का। मौलाना साहब, असदुद्दीन ओवैसी का पश्चिम बंगाल में जाना सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को पहुंचाएगा? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मुल्क एक डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पर किसी को हम नुकसान पहुंचाने या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। ओवैसी साहब जो बंगाल जा रहे हैं वो तमाम पिछड़े तबकों की वो फिल वक्त आवाज बंधे हुए हैं और उनकी आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं। और जो कुछ भी बीजेपी को अब तक प्रमोशन मिल रहा है वो सीधे सीधे रीजनल पार्टीज की नाकामयाबी की वजह से ये बीजेपी को प्रमोशन मिल रहा है। ओवैसी साहब तो अपना अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वो मुल्क के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकते हैं। अब रहा सवाल, ये अपने मफादात हासिल करने के लिए ए टीम बी टीम का नाम देते हैं, इसको बिल्कुल ही तौर पर नकारा जाता है। दुश्मन नंबर 1 कौन है आपका? AIMIM का दुश्मन नंबर 1 कौन है पश्चिम बंगाल में? देखिए, दुश्मन तो जो है पॉलिटिक्स में हर कोई अपोजिशन में जो पार्टी होती है उसको दुश्मन ही समझा जाता है, लेकिन हम ओवैसी साहब का जो मकसद है
वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को रोकना मकसद है और इसीलिए वो सारे देश में जा रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब दूसरे राज्यों में जाकर तो बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं। कहां पर पहुंचा है फायदा, ये बताइए आप मुझे। अभी तो बिहार में एग्जाम्पल सबसे बड़ा सामने है, बिहार का तो सबसे बड़ा उदाहरण देश के सामने है। बिहार में ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ा और 5 विधायक वहां से जीते। अब रहा सवाल, जो अपोजिशन है वो आपस में लड़कर मजबूर है तो कौन क्या कर सकता है उसके लिए। सुनील चोपड़ा जी, फिर असदुद्दीन ओवैसी को क्यों आप लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? अगर जितने भी विपक्षी दल हैं वो आपस में ही लड़ भिड़कर बीजेपी को कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी को इस बात का हक तो है ना कि वो जहां चाहे वहां पर चुनाव लड़ सकें, फिर उनका पश्चिम बंगाल जाना इतना क्यों खलता है आप लोगों को, और क्यों आप लोग बताते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है? मैं तो मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को पूरा अधिकार है भारतीय जनतंत्र में कहीं भी इलेक्शन लड़े, लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो लड़ेंगे भी, ये इलेक्शन बिहार जैसा इलेक्शन नहीं होगा। इस इलेक्शन में ममता बनर्जी को काफी सीटें हैं असेंबली में, तो ये कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। और मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ सुनील जी आपको लेकर। आप सीपीआईएम के लीडर हैं, आप ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, उनकी अच्छी खासी सीटें आ जाएंगी। लेफ्ट पार्टी कहां पर खड़ी हुई है? ममता दीदी के पीछे। हाँ, हमारा ये कहना है कि वामपंथी ताकतें भी बढ़ेंगी, असदुद्दीन ओवैसी भी बढ़ेंगे, और बीजेपी जो उम्मीद कर रही है वो अपनी उम्मीदों से दूर रहेगी। मतलब बंगाल में आप चाहते हैं कि ममता बनर्जी ही बनी रहे, तो सीपीआईएम जहां पर भी रहे लेकिन ममता दीदी बनी रहे। आपकी बातों से ये समझ में आया सुनील जी। तो आप लोग क्यों नहीं हाथ मिला लेते ममता दीदी से फिर? ऐसे नहीं, हाँ, हमारा ये कहना है कि हाथ मिलाने की बात नहीं है। सवाल है कि जितने ज्यादा लोग बीजेपी के खिलाफ अकेले या एकत्रित होकर लड़ेंगे उतना अच्छा है देश के लिए। अकेले लड़ने पर और एक साथ लड़ने पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है सुनील जी। अकेले लड़ने पर वोटों का बंटवारा होता है, एक साथ लड़ने पर ताकत ज्यादा होती है। हाँ, तो क्यों नहीं आप लोग चले जाते ममता दीदी अगर इतनी ही पसंद है? बंगाल में वो परिस्थिति नहीं है, बंगाल में वो परिस्थिति अभी तक तो नहीं है। जब चुनाव हो तो मैं कह नहीं सकता क्या होगा, शहनवाज हुसैन अभी साहब तक नहीं है। यहाँ पर सुनील चोपड़ा जो कि सीपीआईएम के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी कितने भी ख्वाब देख ले लेकिन ममता बनर्जी ही हावी रहेंगी 2021 में। चोपड़ा जी टीएमसी में चले गए हैं क्या? कोई नया डेवलपमेंट हुआ हो तो मुझे नहीं मालूम है। अभी तक कहाँ? वो अभी कह रहे हैं अभी तक तो नहीं, यानी कि संभावनाएं ऐसा लग रहा है खुली हुई हैं। अभी तक जहां पर आ जाता है तो उससे है विवेक। अब किसको जवाब दिया जाए टीएमसी में? चोपड़ा जी से बहस की जाए या विवेक जी से बहस की जाए? तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो हम बहुत बड़ी ताकत नहीं थे। 2009 के लोकसभा में हमें 6.1% वोट मिले थे, 2011 में हमें 4% वोट मिले थे, और आप जानते हैं 14 में हमें 16.8% मिले थे 2 लोकसभा, और 2016 की विधानसभा में हमें सिर्फ 10.3% वोट मिले, और 2019 में हमारा ये वोट जो है वो 41 सीटें, मैं बता रहा हूँ ना, दोनों बताया मैंने चोपड़ा साहब, 41% वोट मिले और 18% वोट मिला। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब उसके बाद भी चुनाव हुआ तो हम हाँ जी मैं मानता हूँ एकदम अलग होते हैं। चोपड़ा जी अभी हाल ही में कश्मीर से लौटे हैं शहनवाज हुसैन साहब, और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी उनके 3 उम्मीदवार, अगर कश्मीर में बीजेपी 3 सीटें जीतती है तो इसका मैसेज समझते हैं आप? तो अब इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि पश्चिम बंगाल में अगर 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव है तो वहां पर बीजेपी अच्छा नहीं करेगी और विधानसभा के नतीजे कुछ और हो सकते हैं। हाँ बोल लीजिए शहनवाज जी, बोलिए, इसके बाद विवेक जी आपके पास आऊंगी, बोलिए। ये विवेक जी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी और टीएमसी की ज्वाइंट राजनीति होती थी तब भी मैं टीएमसी के बहुत सी सीटों पर मैं ही जाता था प्रचार के लिए, और नॉर्थ बंगाल का जो इलाका है
जिस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी है, मैं बंगाल को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैं हूँ बिहार का, लेकिन बंगाल किशनगंज और भागलपुर दोनों के बगल का इलाका है। और मैं आपको बता दूं कि बंगाल के लोग जब मन बनाते हैं तो पूरा मन बनाते हैं। दीदी बहुत दिन से संघर्ष कर रही थी, उनको मौका नहीं मिला, और जब दिया तो पूरा बहुमत दिया। इसलिए लोकसभा के चुनाव में जब हम लोग गए तो हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता था टीएमसी के जरिए, और कहा जाता था बीजेपी कोई ताकत नहीं है, इसलिए मैंने आंकड़ा दिया। लेकिन आज स्थिति यह है कि लोगों को लगता है कि बंगाल का विकास कोई कर सकता है, बंगाल की कोई पार्टी आने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी है। चोपड़ा साहब डर से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को मार मार कर दीदी ने लंबा कर दिया। उन्होंने झंडा हटा दिया, लाल झंडा, बोर्ड हटा दिया, तो कांग्रेस वालों को भी मार मार कर लंबा कर दिया। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई ताकत से लड़ रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ताकत से अगर लड़ रही है तो सिर्फ वहीं हम ही लड़ रहे हैं, टीएमसी के सामने बोल भी नहीं रहे। और चोपड़ा जी तो आज डिबेट में ही डर गए, हम लोगों से तो खूब लड़ते हैं, लेकिन आज तो टीएमसी का पक्ष ले रहे हैं, ममता जी को ताकतवर बता रहे हैं। आप समझिए, ममता जी का डर ऐसा है कि हल्ला बोल में भी चोपड़ा साहब को डरा देती हैं वो। अब चोपड़ा साहब लगता है कि अगर ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो एक बार क्लियर कर लेंगे कि सुनील चोपड़ा जी, अगर आप टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं तो विवेक जी बैठे हुए हैं, अगर कोई भी इस तरह की इच्छा हो तो आप लाइव बोल सकते हैं। मैं फौरन लौटूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर, क्योंकि 294 में से 100 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम बहुल वोटरों की तादाद भारी है। ऐसे में अगर मुसलमानों के वोट को बांटते हैं असदुद्दीन ओवैसी तो जाहिर तौर पर टीएमसी को अच्छा खासा नुकसान होगा। इसकी भरपाई कैसे करेगी टीएमसी, क्या है आगे का प्लान, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विवेक जी से। ज्यादा मुसलमान वोटर हैं पश्चिम बंगाल में, उसी को लेकर सियासत गर्म है। ओवैसी तो पश्चिम बंगाल में अपने मिशन को अंजाम देने के लिए बंगाल पहुंच चुके हैं, लेकिन टीएमसी की नजरें इसी पर टेढ़ी हैं। अब सीधे विवेक जी आपका रुख करते हुए शहनवाज जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी, उनकी ओर से कहा गया है आज तक से बातचीत में कि बंगाल बदलाव की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरे को देखकर ही वोट करेंगे लोग। उन्होंने कहा कि बंगाल का विकास चाहता है। बंगाल बुआ और भतीजावाद खत्म करने को लेकर मेरी बीजेपी के साथ डील हुई है। अगले सीएम की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व है। पीएम मोदी के लिए लोग वोट करेंगे। 10 सालों में कुछ नहीं किया ममता बनर्जी ने। तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, आपके अपने भी ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने छोड़ दिया आपका दामन और आपके लिए मुश्किलें वो खड़ी कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है टीएमसी के लिए, ख्वाब वो कितने भी बुने। चित्रा जी, मैं बोलूं उसके पहले 2 चीजें बताना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि संगीत जी ने बांग्लादेश कहा तो मैं संगीत जी को बता दूं, या तो वो अपने टाइटल में कहीं ना कहीं बीजेपी जोड़ ले, क्योंकि वो सारी बातें बीजेपी की तरफ से कर रहे हैं। बांग्लादेश का जहां तक सवाल आता संगीत जी, आपको बता दूं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नाम की एक संस्था है जिनका काम है कांटातार लगाना, फेंसिंग करना। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में फेंसिंग हो जाती है रातों रात या साल 6 महीने के अंदर। संगीत जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं लौट रही हूँ, एक बार इनकी बात खत्म हो जाए विवेक जी की, फिर आप बोलिएगा। बोलिए। 2014 से एनडीए सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार, जो भी आप कहना चाहें, 2014 से वो कांटातार नहीं लगा पा रही है यहाँ पर असम, त्रिपुरा और बंगाल, तीनों जगह से जो बांग्लादेश के बॉर्डर्स हैं, ताकि घुसपैठी बंद हो जाए। क्योंकि इनके हिसाब से हम घुसपैठी को शरण दे रहे हैं, बट बांग्लादेशी तो त्रिपुरा से भी आ रहे हैं, आसाम से भी आ रहे हैं। जब शहनवाज भाई आंकड़े पढ़ रहे थे तो सर आंकड़े थोड़े दिल्ली के भी पढ़ लीजिए, दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ था। तीसरा सर, जहां ग्रोथ और डेवलपमेंट का मौका आता है, मैं अभी कुछ दिन पहले खड़गपुर में कैंपेनिंग कर रहा था। मैं आऊंगा शुभेंदु अधिकारी, इसलिए खड़गपुर का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये वो था। खड़गपुर में 2 इलाके हैं, एक आईआईटी के अंडर में आता है, एक रेलवे के अंडर में आता है। 2014 में या 2016 में दिलीप घोष जी वहां से पहले एमएलए बने, 2019 में वहां से सांसद बने, प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के। और जहां तक मुझे याद है 2016 से रेल मंत्री जो है या रेल मंत्रालय जो है भाजपा के अंडर में है। फिर भी वहां पे जो छोटे व्यापारी हैं या जो लोग रह रहे हैं बस्तियों में, उनकी समस्या नहीं कर पा रहे। हम लोग जाके अभी डीआरएम से मीट करके आ रहे हैं, मगर डीआरएम साहब बोलते साहब ये ऊपर से होगा, रेलवे मंत्रालय करेगा, और रेलवे मंत्रालय कुछ कर नहीं रहा है। तो शहनवाज भाई और मैं अपने भाजपा, संगीत जी जो मुझे लगता है भाजपा के तय पर ही काम कर रहे हैं पर ही, तो उनको ये कहूंगा कि भैया अगर इतना ही शौक है काम करने का बंगाल में, तो जो काम कर सकते हो उतना तो कर लो। संगीत रागी, आप जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद शहनवाज हुसैन जी मैं आपके पास आऊंगी, कादरी जी आपके पास भी। संगीत रागी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी नेता का टैग जोड़ लेना चाहिए आपको, क्योंकि उन्होंने जय श्री राम पर जो गलत आरोप लगाया है, दीदी ने किसी को नहीं ललकारा, उतरी थी बात करने के लिए। ठीक है, संगीत रागी बोलिए।
कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन पर मेरा काम है। आप मेरे रिसर्च पेपर गूगल आउट कर लीजिएगा, संगीत रागी पढ़ लीजिएगा। मैं दुनिया भर में इस पर बोल रहा हूँ, विदेशों में भी जाकर के इस पर मेरे रिसर्च पेपर पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और उससे आप जोड़ना आपका काम है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार के सीपीएम के आतंकवाद से टीएमसी लड़ रही थी, आज के दिन में टीएमसी के देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रहेगी। कांग्रेस और सीपीएम बंगाल की लड़ाई में, राजनीतिक लड़ाई में कहीं भी नहीं है। और मैं दो बातें बस 10 सेकंड और लूंगा। देखिए, इस लड़ाई में भारतीय मुस्लिम और मुस्लिम भारतीय दोनों के बीच की भी ये लड़ाई है। जो मुस्लिम भारतीय हैं वो तो ओवैसी के साथ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए इस्लाम पहले होगा, भारतीय बाद में होगा। और जो भारतीय मुस्लिम हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वहां की बंगाल की लड़ाई जो है आने वाले दिनों में दिलचस्प होने वाली है। ममता बनर्जी जी ने बांग्लादेशियों को बसा करके भारतीय मुसलमानों के पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। अब मुसलमानों में भी आपने 2 कैटेगरी डिवाइड कर दी, संगीत रागी जी। उनके व्यापार, उनकी बहुत सारी चीजों को उन्होंने खत्म किया है। साथ साथ एक कट्टरता जो बढ़ाई है वो ममता जी ने, मैं इसलिए क्यों उन पर आरोपित लगा रहा हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में आप सब जो भी पढ़ता हो जानता है कि किस प्रकार से सीपीएम ने वहां के वोटर कार्ड, आईडी कार्ड, ये सारी चीजें मुहैया कराई। ये हमारी नहीं है, ये टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट है, आप पढ़िएगा। 1998 में उन्होंने लिखा था, बैक टू बैक एक राष्ट्रीय अखबार में उन्होंने 2 आर्टिकल इस पर लिखे थे। जब उस समय की कांग्रेस सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही थी, तब बंगाल के उस समय के गवर्नर ने 2 बैक टू बैक आर्टिकल इस पर लिखे थे। अब 1998 की रिपोर्ट के आधार पर आप ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उस समय वो सरकार में थी? क्योंकि उसी समय तो उनकी पार्टी अस्तित्व में आई थी, टीएमसी। आप कह रहे हैं कि उन्हीं 98 की रिपोर्ट के आधार पर आप 2020 में ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। तो 2011 में वहां की जनता ने क्यों चुना फिर उनको और 2016 में रिपीट किया? देखिए इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि 30% जनसंख्या जहां मुसलमानों की एक मुफ्त वोटिंग हो रही हो एक पार्टी के पक्ष में, तो स्वाभाविक है कि ऐसे आपने 100 बताया था, मैं बता रहा हूं 130 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन वहां की विधानसभा की चुनावों के भाग्य का निर्णय करने में सक्षम है। जब तक वोट ट्रायंगुलर नहीं होता है वहां पर बहुत विपरीत स्थितियां पैदा हो जाती हैं। कादरी साहब, और वही 130 विधानसभा जो सीटें हैं उस पर आप लोगों की नजर है। मैं तो कह रहा हूं कि बांग्लादेशी सरकार बनवा रहे हैं साहब। आसाम में बांग्लादेशी सरकार बनाया करते थे, वहां का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन माइग्रेट करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी आकर के गया है। नहीं, असम में जब विरोधियों की सरकार रहती थी तो वो बांग्लादेशी बनवाया करते थे। बीजेपी की सरकार हो गई तो उसको किसने बनवाया, संगीत रागी जी? मतलब कहां से तर्क लेकर आते हैं? कांग्रेस के एक नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, कहते थे कि आसाम में हम अली और कुली के सहारे सत्ता में आते हैं। ये मेरी कथनी नहीं है, ये कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता की मैं बात कर रहा हूँ। आप उसका जिक्र कर लीजिएगा, कहीं देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो आप खुल के बता दीजिए ना, कांग्रेस के कौन से बड़े नेता हैं जो अली और इसका जिक्र कर रहे थे? आप ही नाम बता दीजिए। मुझे थोड़ा सा नाम अभी इस समय याद नहीं आ रहा है, मैं लेकिन ऐसा नहीं है चित्रा जी की मैं कोई आउट ऑफ प्लेस रह रहा हूँ। नहीं ठीक है, सुन लीजिए इसको सुन लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। चोपड़ा जी को याद नहीं है कि वो टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अभी सुनील चोपड़ा जी से ये हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन उसके पहले कादरी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। वो देखिए, उन्होंने मुसलमानों को 2 कैटेगरी में बांट दिया, कहा कि जो भारतीय मुसलमान है वो बीजेपी को वोट करेगा और जो दूसरा वाला है वो आपके पक्ष में जाएगा। तो इसी से खुश हो लीजिए, टीएमसी के लिए तो उन्होंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। चोपड़ा जी ने मान लिया कि वो सीपीएम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। कादरी साहब की आवाज नहीं आ रही है। कम से कम उसके नाम के नीचे से ये तो हटा दीजिए चित्रा जी। ठीक है, मैं आ रही हूँ सर। कादरी जी की आवाज नहीं आ रही। कुछ तकनीकी दिक्कत है कादरी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, सुनील चोपड़ा जी अब ये क्लियर कर दीजिए। एक बार आपका ऑडियो ठीक कराती हूँ, उसके बाद मैं फौरन आऊंगी। सुनील चोपड़ा जी, शहनवाज हुसैन साहब बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप टीएमसी में हैं कि आप सीपीआईएम में हैं, पहले ये क्लियर कर दीजिए। और अगर अच्छा है तो विवेक जी बैठे हुए यहाँ पर। और 2 पैनलिस्ट टीएमसी से। सुनील चोपड़ा जी,
उन लोगों को इन्होंने बीजेपी के नेता बनाए हैं, हाँ। चाहे वो मिस्टर अधिकारी और उनका परिवार हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ये लोग तो जो और पार्टी का कूड़ा कबाड़ है उसको लेके प्रयास कर रहे हैं कि इलेक्शन जीतें। ऐसे इलेक्शन ये तो दीदी बोली थी, दीदी की भाषा है। वो कह रहे हैं आप दीदी की जुबान बोल रहे हैं। आप दीदी की भाषा बोलें या दादा की भाषा बोलें, हाँ। असलियत है कि जो और कहीं भ्रष्ट है, आपके पास आके वो गंगा जल में नहा के और अच्छा हो जाता है। हिंदुस्तान की जनता आपको मानने वो कह रहे हैं दूसरी पार्टियों के कूड़ा कबाड़ को बीजेपी लेकर आती है और उनको बहुत बड़ा नेता बताने लगती है। देखिए, टीएमसी की दिक्कत ये है कि जब उनकी पार्टी में वो थे अधिकारी ब्रदर्स, तो वो सोना थे, हीरा थे, और हमारे यहाँ आ गए तो कूड़ा हो गए। जब आपकी पार्टी की विचारधारा कूड़ा हो जाती है तो पूरी पार्टी, जब बुआ भतीजे की पार्टी हो जाती है तो दिक्कत दुश्वारी ये है, कोई भी स्वाभिमानी आदमी वहाँ रहेगा नहीं। और मैं पहली बार ये डिबेट में देख रहा हूँ कि मेरे साथ एक डिबेट में चोपड़ा जी थे सीपीएम के नेता के तौर पर, और इस डिबेट में आज तक में ये टीएमसी के नेता हो गए। क्योंकि आपको याद होगा चित्रा जी, 2019 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 40 सीट में 39 सीटों पर तो नहीं शहनवाज जी, आप दूसरी पार्टियों के तोड़-तोड़ को नेता लेकर आए, अपनी पार्टी में शामिल करा लें तो वो जायज है, और सुनील चोपड़ा जी यहाँ पर अगर टीएमसी की वकालत कर दे तो वो गलत है। मैंने चित्रा जी पहली, वो तो हमारी पार्टी ऑफिस में ये हुआ ना, यहाँ तो चित्रा जी आपके हल्ला बोल प्रोग्राम में एक सीपीएम के नेता ने टीएमसी ज्वाइन कर ली, उन्होंने टीएमसी का पक्ष ले लिया। वो जो सीपीएम के लोगों पर जुल्म ज्यादती कर रही थी टीएमसी, वो लोग जो देख रहे होंगे हल्ला बोल, उनके दिल पर क्या ठेस पहुंच रही होगी। हमारा एक सवाल है कि वहां पर बड़ी तादाद में जो लोग कहते हैं कि अगर 30% मुस्लिम वोट है, जिसका जिक्र संगीत रागी जी ने किया, मैं आपको बता दूं कि वहां के जो मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, जो बंगाली हैं, जो वहीं रहे हैं, वो बांग्लादेश से जो आए हुए बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उससे बहुत पीड़ित हैं, उनकी जमीनें छीन ली हैं, उनके अंदर जिस तरह की जुल्म ज्यादती हुई है, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। मैं भी उसका बहुत तमाम दूसरी चीजें जिसको लेकर 2020 में इतना हल्ला हुआ, उसको लेकर आपकी सरकार आगे कैसे बढ़ी है? मैं बता दूं कि बड़ी तादाद में हमारे पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में भी हमने बंगाली मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया था, और हम विधानसभा के चुनाव में भी हमारे बहुत से उम्मीदवार माइनॉरिटी समाज के भी होंगे, जो बंगाल की माँ माटी मानुष की बात करने वाले थे, अगर वो बांग्लादेशी घुसपैठी है तो उम्मीदवार क्यों बनाया था? सुनील चोपड़ा जी पूछ रहे हैं। वो जो माँ माटी मानुष की बात करने वाले आज हमारे साथ हैं, चाहे वो अधिकारी हैं या मुकुल राय हैं, दीदी तो अकेले ही रह गई हैं, बस चोपड़ा जी के साथ है कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके चोपड़ा जी के साथ से भी टीएमसी बच नहीं सकती। लोग विधानसभा के चुनाव में हम 200 के पार जाएंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी जा रहे हैं बंगाल। अगर आप में हिम्मत है तो रोक लीजिए। पिछली बार आप लोगों ने उन पर हमला करवाया था, लेकिन ये बीजेपी के नेता हैं। हम 56 इंच की छाती वाले नेता नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम निडर होकर जाएंगे। ये गोली बम बारूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को डरा नहीं सकती। अगर हम कश्मीर में टेररिस्ट से नहीं डरे तो टीएमसी से क्या डरेंगे? अगर आप लोगों ने सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी को डरा लेंगे तो आप डरा नहीं सकते। हम लोग बंगाल में 200 के पार जाएंगे, सरकार बनाएंगे। टीएमसी को अभी से पैकिंग शुरू करनी चाहिए, बोरिया बिस्तर बांधना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी भी टीएमसी को नहीं बचा सकती। चोपड़ा जी, आप भी नहीं बचा सकते उनको। हर चीज करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हुए मौलाना का ऑडियो ठीक हो गया है। एक बार संगीत रागी में फौरन आऊंगी। मौलाना साहब, अब आप आ जाइए, डिबेट में आपकी आवाज नहीं आ रही थी। यहाँ पर सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए, आप लोग कितना भी कहें, लेकिन जो अलग अलग जहां पर मुस्लिम बहुल जनसंख्या है, एआईएम वहीं पर जाकर लड़ती है। आप आज भले ही दावा कर रहे हो कि नहीं मुसलमानों के साथ हम हिंदुओं की भी बात करें, हिंदुओं में भी आप लोग अपर कास्ट की जुबान को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लड़ते तो एमआईएम वहीं पर है ना जहां पर मुसलमान ज्यादा तादाद में होते हैं। आपको लगता है कि आपकी टोपी, दाढ़ी और आपकी पार्टी और पार्टी का मुसलमान नाम देखकर मुसलमान आपको वोट कर देगा?
देखिए मैडम, पहले तो हम मजहब की बुनियाद पर जो है ओवैसी साहब कोई रियासत को जाते नहीं है, कोई स्टेट को जाते नहीं है। रहा सवाल अभी जो संगीत रागी जैसे लोग इस देश को बांटने का काम करते हैं और हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को तबाह करने का काम करते हैं, और जहां तक के ममता दीदी का सवाल है, ये एक जमाने में एनडीए के साथ थी, बात तो मुसलमानों की करती है, लेकिन वो कोई मुसलमानों के लिए फायदामंद साबित हुई नहीं। और ये रीजनल पार्टीज की वजह से ही आज पूरा बीजेपी को प्रमोशन मिला, और वो अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा जो है वो ओवैसी साहब पे थोपने की कोशिश करती है। ओवैसी साहब दलित के साथ, मुसलमान के साथ जितने पिछड़े तबकात है उन तमाम की बात करते हैं, ना केवल सिर्फ मुसलमानों की। तो आपके गढ़ हैदराबाद में जाकर बीजेपी आपको मात क्यों दे देती है? नहीं साहब, हमको बीजेपी किसी तरीके से कोई मात नहीं दी। हाँ, यहाँ पर जो भी टीआरएस का परफॉर्मेंस था उन पर हमला हुआ। हाँ, असद ओवैसी साहब की पार्टी को बीजेपी कोई लॉस नहीं पहुंचा सकी। पार्टी का नाम जो क्या हमारी है? सीटें थी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप तो रजाकारों से निकले हुए लोग हैं, आपको क्या मतलब हिंदू समाज से? आप अपनी पार्टी का नाम ही लिख दिया कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो आप उसमें हिंदू कहाँ आता है? आप तो पार्टी का नाम तो बदल लीजिए। अगर आप कहते हैं कि हिंदू की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, आप किसी की बात नहीं करते, आप बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं। आप लोगों की जबान से जो गरीब मुसलमान कहीं और बैठा होता है, आपके भाषणों से उसका नुकसान होता है। आप लोग कुछ भी बोलते हैं, आप कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और वो जो मुस्लिम और इलाके में होता है वो आपकी भाषा से पीड़ित हो जाता है। आप लोग मुसलमानों को टकराव के रास्ते पर ले जाते हैं। मुसलमान, आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि आपकी पार्टी का नाम अगर वो मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है शहनवाज हुसैन जी, तो फिर अविश्वास का माहौल क्यों रहता है मुसलमानों में बीजेपी को लेकर? तो ये क्या इस बात से इनकार करेंगे आप शहनवाज हुसैन साहब? ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी क्यों करती है? जय श्री राम बार बार नारा लगाकर आकर किसको मैसेज देने की कोशिश करती है? जो अविश्वास मुस्लिम मतदाताओं के मन में है उसको दूर करने की कोशिश आपकी पार्टी क्यों नहीं करती? जब हमारी पार्टी की स्थापना 80 में भी हुई तो हमने अपनी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी रखा। आप तो मुसलमान के नाम होते हैं अलग अलग जगहों के, उसको भी बदलाव में भरोसा करते हैं हम लोग, और कहते हैं कि नहीं मुसलमान भी हमें वोट करता है। हमारा नारा रहा है सर्वधर्म समभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये पार्टी का नारा है। हम कभी भी बंटवारे की राजनीति नहीं करते। जो इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करेगा बीजेपी उसको सर माथे पर बैठाएगी। जो इसको जननी मातृभूमि मानता है, जो इसको मादरे वतन मानता है, हमने उससे कभी भेदभाव नहीं किया। ठीक है, ये तू मैमे की राजनीति से बाहर निकलते हैं। वैसे कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प रहने वाला है, जहां पर तीसरी और चौथे नंबर के लिए एक तरफ सीपीआई जो लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी आपस में संघर्ष करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य मुकाबले में टीएमसी और बीजेपी ही है। लेकिन इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी किसको फायदा पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा ऐसी सीटें जहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है और वो निर्णायक भूमिका अदा करेंगे इस चुनाव में। इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। 4 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में होने हैं विधानसभा के चुनाव, लेकिन उसके ठीक पहले सियासी लड़ाई वहां पर छिड़ गई है। ओवैसी जाकर वहां दम भर रहे हैं, तो बहुत जल्द बीजेपी के दिग्गज नेता भी बंगाल पहुंचने वाले हैं। किसकी लड़ाई में कितना है दम, इसका फैसला तो बंगाल की जनता करेगी, लेकिन लड़ाई बेहद दिलचस्प। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला। ओवैसी का बंगाल प्लान मुसलमान वोटरों में क्या घमासान मचेगा, इसी बात को लेकर लगातार हल्ला बोल में हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लगातार ओवैसी को लेकर ममता बनर्जी निशाना साधते हुए कहती हैं कि दरअसल पैसे लेकर बीजेपी से ये दूसरी पार्टियों का यानी कि विपक्षियों का खेल बिगाड़ने के लिए आते हैं। लेकिन बंगाल में ओवैसी क्या बिहार जैसा कमाल कर पाएंगे, इस पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।